तो बच्चा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टर्म का चैप्टर नंबर 15 है हमारे बुक में। और ये चैप्टर ना ऐसे समझना तुम लोग, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी करता है एग्जाम्स में और बहुत इजी चैप्टर है। तुम लोगों को कई बार बताया है कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना बहुत सारा चीज है, लेकिन उनमें से कोई भी चीज टफ नहीं है। आसान आसान बहुत सारा चीज इसमें हम लोग को पढ़ लेना है चैप्टर में। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बच्चा? ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डेटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन ये सब करते हैं, है ना। किसी भी तरह का जानकारी को इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना, उसको समझना, उससे कुछ कंक्लूजन निकालना, इसको कहते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो बच्चा प्रोबेबिलिटी एक दूसरा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग है ना वो पढ़ते हैं संभावना, चांसेस को पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में चांसेस पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स में डेटा का कलेक्शन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत बेसिक लेवल का हम लोग को पढ़ाई करना है, बहुत हाई फाई लेवल का पढ़ाई नहीं करना है। तुम लोग स्क्रीन पे कुछ कुछ पिक्चर्स तुम लोग को दिख रहा है। सबसे पहला पिक्चर हिस्टोग्राम का है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ कार्ड्स है, फिर बीच में एक बड़ा सा पाई चार्ट बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, और ये है डाइस जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, ठीक। अब समझते हैं कुछ कुछ बेसिक टर्म्स को फटाफट से। डेटा किसको कहते हैं? डेटा को हिंदी में हम लोग जानकारी कहते हैं, है ना। द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। मैथमेटिक्स में डेटा का जो मतलब होता है वो होता है न्यूमेरिकल फिगर्स, ठीक है। आए समझ में? जैसे कि क्लास में जितने बच्चे हैं उन सब का नाम को लिख ले अगर हम लोग, तो वो एक डेटा है। सभी बच्चों के नाम को लिख लिया गया, वो एक डेटा है। लेकिन वो एक मैथमेटिकल डेटा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, बस हर एक बच्चा का नाम को लिख लिया। लेकिन जब हम हर एक बच्चे के मार्क्स को लिख ले, या हर एक बच्चे के हाइट को लिखे, या हर एक बच्चे के वेट को लिखे, या हर एक बच्चे का अटेंडेंस को लिखे, तो ये डेटा कहला जाएगा न्यूमेरिकल फिगर्स में। मैथमेटिक्स के टर्म्स में उसको हम लोग कहेंगे डेटा, ठीक है। समझ में आ गया बात? जल्दी बताओ, समझ में आया? ठीक। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10 प्यूपिल्स, मतलब कि प्यूपिल मतलब कि लोग होते हैं, है ना। खास करके क्लास का जब सेंस लेते हो हम प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट्स को कहते हैं। तो ये 10 बच्चों का ना परसेंटेज को लिखा गया। तो ये क्या है? एक न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल फिगर्स में है, तो इसको हम लोग डेटा कहेंगे मैथमेटिक्स के टर्म्स में। और बच्चा डेटा ना दो तरह का होता है, दो नहीं, अभी फिलहाल दो तरह का पढ़ रहे हैं। एक होता है रॉ डेटा, ठीक है, जिस डेटा को हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन करते हैं उसको हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। कहने का मतलब कि तुम लोग की क्लास में कोई गया और सभी बच्चों के परसेंटेज को नोट डाउन कर लिया, तो वो जो डेटा है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया गया डेटा है, ठीक है। सैंपल कलेक्ट किया गया, उस डेटा को हम लोग कह देते हैं रॉ डेटा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया? कुछ कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो न्यूमेरिकल फिगर नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें ऑनेस्टी का, ब्यूटी का, कलर का, तो ये सब डेटा ना क्वालिटेटिव डेटा है, यानी क्वालिटी का डेटा है। इसमें क्वांटिटी का सेंस नहीं आ रहा। ब्यूटी का कोई क्वांटिटी नहीं होता, ऑनेस्टी का कोई क्वांटिटी नहीं होता, है ना। लेकिन हाइट का, वेट का, डिस्टेंस का, मार्क्स का, ये सब क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। और दो तरह का डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता है रॉ डेटा और दूसरा क्या होता है? ग्रुप डेटा, ठीक है। अब इसको देखेंगे आगे हम लोग। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर नोट पे लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ डेटा इज कॉल्ड रेंज। रेंज का मतलब तुम लोग को समझना है कि किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा में जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट वैल्यूज है उसके डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा जो डेटा है वो है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? कई बार तुम लोग के क्लास में होता है ना, मान लो कि जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो सर फिर पूछे तुम लोगों से कि चलो बताओ बच्चों 100 में से कितने लोगों का 90 प्लस आया, 90 टू 100 में कितने लोगों का आया। तो कुछ बच्चे हाथ उठाएंगे कि सर मेरा 93 है, सर मेरा 94 है, सर मेरा 98 है। तो वहां पर जो डेटा कलेक्ट किया गया हम लिखे 90 टू 100, 6 बच्चे। फिर पूछे चलो बताओ कितने लोगों का 80 टू 90 के बीच में है, तो वहां पे कुछ बच्चे हाथ उठाएंगे। मान लो वैसे हमको बच्चे मिले 5,
तो जब हम इस तरीके से कलेक्शन करेंगे ना, जैसे मान लो कह दिए 90 to 100, फिर कह दिए 80 to 90, फिर ऐसा कह दिए 70 to 80, तो यहां पर जो डेटा कलेक्शन किया जा रहा है ये ग्रुप्स में किया जा रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स में 10-10 मार्क्स के ग्रुप्स में किया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डेटा। ठीक है, आया समझ में? आमतौर पर ये जो ग्रुप डेटा हम लोग लेते हैं ना, वो 10 से 5 के बीच का ही गैप में लेते हैं। ठीक है, ये जनरली है, ऐसा नहीं कि एकदम रूल ही है कि 5 से कम नहीं लेना और 10 से ज्यादा नहीं लेना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, देखो 100 अपर लिमिट है और 90 क्या है लोअर लिमिट, इसका गैप नॉर्मली हम 5 लेते हैं या 10 लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली 5 या 10 लेते हैं। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 से कम नहीं लेना और 10 से ज्यादा नहीं लेना, वो डिपेंड करेगा कि डेटा किस तरीके का है। ठीक है, इसके बाद समझना एक टर्म होता है ऑब्जर्वेशन। बच्चा, हर एक न्यूमेरिकल फिगर जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसी को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जैसे तुम लोगों के केस में अगर तुम लोगों का मार्क्स को कैलकुलेट किया गया, मार्क्स को नोट डाउन किया गया, तो हर बच्चे का जो मार्क्स है उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर जो डेटा में होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी तुम लोग का सबका मार्क्स को हम लोग कलेक्टिवली कह देंगे कि ये सभी क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। आया समझ में? ये नया टर्म है तुम लोग के लिए, बुक में नहीं है। उसके बाद फिर एक टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स, कितनी बार वो ऑकर होता है, कितनी बार दिखता है ना? जैसे कहते हैं कि 90 to 100 के बीच में 6 बच्चों का मार्क्स है, तो 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड डेटा। डेटा रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू हैव अ क्विक ग्लैंस ऑन देम, ये भी हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि जो भी डेटा है उसको हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसमें क्विक ग्लैंस हमको मिल सके, तुरंत एक बार में देख के कुछ समझ सके। जैसे तुम लोग देखो ना स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे करके शेयर का मान लो मार्केट उठ रहा है या गिर रहा है, तो एक ही बार में देख के समझ में आ जाता है कि हाँ शेयर का प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को ताकि उसको तुरंत हम देख के समझ सके। जो डेटा अवेलेबल होता है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके नोट डाउन किया गया, उसको हम लोग कह देते हैं रॉ डेटा। और नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तुम लोगों को समझ में आ गया? 4-5 चीज जो बताएं, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, रॉ डेटा, ग्रुप्ड डेटा। क्लियर हो गया? यस। चलो बच्चा, नेक्स्ट अब देखो, जो क्वांटिटेटिव डेटा है ना, क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब न्यूमेरिकल डेटा, दैट इज टू बी एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम लोग ना 3 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो डेटा होता है उसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? एनी रॉ डेटा दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम इज कॉल्ड एन इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल, सबसे बेसिक जो डेटा होता है, सबसे प्राइमरी डेटा होता है, उसी को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जैसे मान लो कि 6 बच्चों को हम खड़ा कर दिए लाइन पे और सबका हाइट पूछ के या हाइट सबका मेजर कर करके लिख दिया, तो 6 बच्चों का हाइट सेंटीमीटर में लिख दिया गया, तो किसी का 120, 126, 132, 136, 138, 142। अब इसमें से कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, हम ऐसा कुछ भी नहीं किए, सिर्फ 6 डेटा को लिख लिए, 6 बच्चों के हाइट को लिख लिए, इसको कह देंगे इंडिविजुअल सीरीज। ऐसे ही क्लास में 10 बच्चों को खड़ा किए, सबका परसेंटेज पूछ के लिख लिए, 10 का परसेंटेज, तो ये भी क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज। समझ में आया? सबसे प्राइमरी डेटा, सबसे बेसिक डेटा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ चलो, इसके बाद फिर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट में ना हम लोग जो डेटा है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, वो कितनी बार आया है उसको उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिख लेते हैं। समझा रहे? जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो एक बार। अ डिस्क्रीट सीरीज इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम रॉ डेटा बाय टेकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू कंसीडरेशन। मतलब ये हुआ कि कोई भी डेटा कितनी बार आ रहा है उसको हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखते जाएं। मतलब डेटा को लिख ले और उसका फ्रीक्वेंसी को भी लिख ले, ऑब्जर्वेशंस को भी लिख ले और फ्रीक्वेंसी को भी लिख ले, उसको कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है।
जैसे मान लो कि गिवन बिलो इज द डेटा शोइंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन 12 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी। ये किसी 12 फैमिलीज का किसके घर में कितने कंप्यूटर्स हैं उसका डेटा लिया गया। अब किसी के घर में 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, कोई जॉब करने वाला होता है ना, तो उसके घर में 2 कंप्यूटर हो, किसी के 3 लैपटॉप हो गया, किसी किसी के यहाँ 4 भी हो सकता है कि एक बिजनेस पर्पस के लिए है, एक अपना कुछ दूसरा काम के लिए है कि नहीं। तो ऐसा मिला कि किसी के घर में 1 है, किसी के घर में 1 है, फिर 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, 1, इस तरीके से मिला हम लोग। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको टैली मार्क्स के तौर पर काउंट करना चाहे तो सबसे पहला काम हम क्या किए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमको साफ साफ दिख रहा है कि ऐसे 5 घर हैं जिनके पास सिर्फ 1 कंप्यूटर है, और ऐसे 4 फैमिलीज है जिनके पास 2 कंप्यूटर्स है, और ऐसे 2 फैमिलीज है जिनके पास 3 कंप्यूटर है, और ऐसा 1 फैमिली है जिसके पास 4 कंप्यूटर है। ठीक है, तो अगर हम एक टेबल बनाना चाहें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का, तो लिख दिए 1 2 3 4, और जो जितनी बार आ रहा है उसके हिसाब से टैली मार्क्स बना दिए। देखो टैली मार्क्स याद है तुम लोग को, 1 2 3 4 5 ऐसे कट कर देते थे ना। देखो यहाँ पे टैली मार्क्स हो गया, और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रहा है। तो एक कंप्यूटर वाले कितने सारे घर है, कितनी बार आ रहा है, 5 बार, इसलिए 5 लिख दिए। और 2 कंप्यूटर वाले 4 घर है तो उसका भी टैली मार्क्स हो गया 4, और फ्रीक्वेंसी लिख दिए 4। क्लियर हो गया डिस्क्रीट सीरीज? तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में अंतर समझ में आया? इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ नंबर्स को लिख देते हैं, खत्म हो गया बात। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद उसको उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, बोलो चलो। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। क्या लिखा हुआ है? When the data contains large number of observation, जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे ना, तो फिर हम लोग उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। ये भी तुम लोग को सिखाया जा चुका है, क्लास इंटरवल कहते हैं। तो क्लास इंटरवल का मतलब क्या हो गया? जैसे क्या हो गया 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, है ना। इस तरीके से जो छोटा छोटा हम ग्रुप्स कर दे रहे हैं, हर एक ग्रुप को कहते हैं क्लास इंटरवल। Here 1 to 10 means data whose value lies between 1 and 10 including both 1 and 10। इसमें 1 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्योंकि देखो पहला था 1 to 10 और दूसरा है 11 से लेके 20 तक। तो क्या दूसरे वाले में 10 आ रहा है? नहीं, तो 10 किस में काउंट हो जाएगा? फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में। ठीक है, अच्छा ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, ये जो क्लास इंटरवल होता है, इसमें एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब समझ लो, जैसे अगर हम 1 to 10 का बात करें तो 1 क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट, और 10 क्या हो जाएगा बच्चा? अपर लिमिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? छोटी वाली वैल्यू को हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं और बड़ी वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? अपर लिमिट कहते हैं। आगे समझ में? अब देखो एक वर्ड यहाँ पे तुम लोग के लिए नया है, तुम लोग को क्लास 8 में नहीं दिया गया है तुम्हारे स्कूल के बुक में, इसको समझ लो। एक वर्ड है इंक्लूसिव और एक दूसरा वर्ड होता है एक्सक्लूसिव, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, इसका मतलब समझना। इंक्लूसिव फॉर्म किसको कहते हैं बच्चा? देखो अगर हम क्लास इंटरवल्स को लिख रहे हैं 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40, जब ऐसा लिख रहे हैं तो पहले वाले क्लास इंटरवल में हम 1 को भी काउंट करेंगे और 10 को भी काउंट करेंगे, दोनों को काउंट करेंगे। यानी जो अपर लिमिट है ना 10, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे पहले वाले में ही। ठीक है, तो क्योंकि इसमें अपर लिमिट को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इसमें खास बात क्या है, पहचानने का तरीका क्या है? देखो अगर पहले वाले का अपर लिमिट 10 है और दूसरे वाले का अपर लिमिट 10 नहीं है, बल्कि 10 का अगला नंबर 11 है ना, तो ऐसे वाले को हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज या इंक्लूसिव डेटा, इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। लेकिन एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे 1 to 10
फिर 10 1 to 10 नहीं 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो गौर करना इस वाले में क्या है ना, इस वाले में तुम लोग को दिख रहा होगा कि 10 फर्स्ट में भी लिखा हुआ है और सेकंड वाले क्लास इंटरवल में भी लिखा हुआ है। 10 तो दोनों में लिखा हुआ है, तो हम लोग 10th को फर्स्ट वाले में काउंट नहीं करते हैं, इसमें काउंट नहीं करते हैं, बल्कि 10 को हम सेकंड वाले में काउंट करते हैं। तो क्या किया गया, इसमें से ना अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर लिए, एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए, अपर लिमिट को काउंट नहीं किए। मतलब कि 10 तक काउंट नहीं करना है, 10 के पहले तक काउंट करना है, 10 सेकंड वाले में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वाले सीरीज में तुम लोग को 20 दिख रहा है, तो 20 ना इसमें काउंट नहीं होगा, बल्कि 20 इसमें काउंट होगा। 20 से कम जितना वैल्यूज है वो 10 to 20 में आ जाएगा, लेकिन 20 इस थर्ड वाले में आएगा। आ रहा है समझ में? तो इसमें अपर लिमिट जो है ना, अपर लिमिट 30, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए ऐसे वाले सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। और ये जो सीरीज है 1 to 10, 11 to 20, इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड कर देते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सर एक्सक्लूसिव थोड़ा समझा दीजिए। एक्सक्लूसिव हम लोग जो क्लास में सीखा ना, क्लास में सीखे ना कि जो ऊपर वाला है उसको नहीं काउंट करते हैं, बस वही एक्सक्लूसिव होता है और कुछ नहीं है। और अगर ऊपर वाला काउंट कर ले रहा है, अपर लिमिट को काउंट कर ले रहे तो वो इंक्लूसिव कहला जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, टेकिंग द क्लास इंटरवल 1 to 10, 11 to 20 सब लिख दिए हम लोग। और सारा मार्क्स को जो पिछला क्वेश्चन में जो था ना, यहाँ पे एक मान लो कि 50 मार्क्स में से किसको कितना मार्क्स आया, वैसे 30 बच्चों का एक डेटा को हम लोग लिखे है ना। ये 43, 17, 7 ऐसा करके लिखा हुआ है कि 30 बच्चों का कितना कितना मार्क्स आया वो लिखा हुआ है। तो उस डेटा को हम लोग अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर हम लोग क्लास इंटरवल बना ले रहे हैं। क्लास इंटरवल है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, और फिर देख रहे हैं कि 1 to 10 में कितने आ रहे हैं। तो 1 to 10 में यहां से यहां तक हो गया, 4 हो गया ना, देखो। फिर 11 to 20 में यहां से लेकर के ये 19 नहीं 20 भी लेंगे क्योंकि ये इंक्लूसिव है, 20 तक ले लिए। फिर 21 to 30 में हो गया 22 से लेकर के 29 तक। काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। देखो 8 कर लोगे। इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, सॉरी डिस्क्रीट नहीं, ग्रुप डेटा कहते हैं इसको। डिस्क्रीट तो पिछले वाले को कहते हैं, जिसमें ग्रुपिंग किया गया है, ये हो गया ग्रुप डेटा। और ये कैसा है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? ये वाला है इंक्लूसिव, क्योंकि इसमें अपर लिमिट को भी इंक्लूड कर रहे हैं उसी क्लास इंटरवल में। ठीक, चलो फटाफट से। द अपर वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। ये तो समझ में आ गया। फिर द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसको हम लोग क्लास विड्थ कहते हैं या क्लास साइज कहते हैं। तो क्या तुम लोग इस क्वेश्चन में बता सकते हो कि क्लास साइज कितना है? 10 है, 10 क्लास साइज है इसमें। ठीक है, फिर देखो रेंज क्या होता है, लोएस्ट से लेके हाईएस्ट का डिफरेंस। तो इसमें लोएस्ट मार्क्स कितना है, 1 मार्क्स, और हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 50 मार्क्स। तो रेंज कितना हो गया, 50 - 1 जो कि हो गया 49। इसको कहते हैं हम लोग रेंज। ठीक, फिर ग्रुप्ड डेटा को ही हम लोग हिस्टोग्राम में बनाते हैं। एक बात अब तुम लोग को और समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो डेटा था ना, डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा, इसका क्या बनता है बच्चा, बार ग्राफ। इस वाले को हम लोग बनाते हैं बार ग्राफ, डिस्क्रीट डेटा का। ठीक, और जो कंटिन्यूअस डेटा होता है ना, इसका क्या बनता है, कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप डेटा, उसका क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में हिस्टोग्राम को लेकर के। देखो एक क्वेश्चन पिछला तुम लोग को डिस्कशन भी किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हिस्टोग्राम के बारे में। तो मेन डिफरेंस बारग्राफ और हिस्टोग्राम में यही होता है कि बारग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट डेटा, वेयर इज हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है,
फिर यहाँ लिखा हुआ हिस्टोग्राम क्या होता है, तो एक शो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हाइट्स ऑफ द बार, जो भी है ये तो सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है। फिर एक और चीज है क्लास मार्क, किसको कहते हैं, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना, उसके एकदम बीचों बीच का जो नंबर होता है उसको हम लोग क्लास मार्क कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 1 है, तो इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, 1 + 10 11/2, जो कि हो जाएगा 5.5। समझ में आ गया। क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम लोग क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री जो होता है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आर नोन एज द क्लास बाउंड्रीज। देख लो, आ गया समझ में। अब जो सिखा रहे हैं ये तुम लोग के लिए थोड़ा सा मतलब समझो नया है। क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, मान लो कि इंक्लूसिव में डेटा लिखा हुआ है 1 to 10 11 to 20 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इंक्लूसिव है क्योंकि इसमें 10 आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, देखो एक क्लास का अपर लिमिट और अगले क्लास का लोअर लिमिट को देखो, 10 और 11 को देखो, 10 और 11 के बीच में कितना का गैप है, 1 का गैप है। कैसे पता चला, 11 को 10 से माइनस कर दो तो गैप कितना आ गया, 1। अब क्या करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, 0.5 आ गया। तो इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारा अपर लिमिट, जितना अपर लिमिट है, अपर लिमिट में जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, उन सब में 0.5 ऐड कर देंगे, 0.5 जोड़ देंगे। तो 10 में 0.5 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 10.5, देखो बन गया। 20 में 0.5 जोड़ दो तो बन जाएगा 20.5, 30 में जोड़ दो तो 30.5, 40.5 हो गया ना। और जितना भी लोअर लिमिट है, सभी लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 बन गया, 11 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10.5 बन गया, 21 में 0.5 को माइनस किए तो 20.5 बन गया। आ गया समझ में। अब इससे ऐसा करने से क्या हुआ, अपर लिमिट थोड़ा सा आगे बढ़ा और लोअर लिमिट थोड़ा सा पीछे हुआ, और ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों में कॉमन है, 10.5 10.5। देखो 10.5 10.5, तो इंक्लूसिव से कौन सा फॉर्म ले लिया, ये एक्सक्लूसिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। डेटा को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समटाइम्स अ डेटा इज प्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। सबसे बेसिक जो हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन सीखे हैं ना बचपन में, क्लास 1 में सीखे हैं, पिक्टोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक कार का पिक्चर है इक्वल्स टू 100 कार, मतलब हो गया कि 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। एक सिंबल का मतलब हो रहा है 100 कार्स। अब जुलाई में देखो कितना कार्स है, जुलाई में कितना कार्स है, 100, 200 और ये आधा कार है ना, तो 50, तो 250। यहाँ पे देखो अगस्त में 300 कार है, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 400 कार। ये मान लो कह रहा है कोई कंपनी का कितना कार सेल हुआ किसी मंथ में, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो पिक्टोग्राफ हो गया, ये तो सीख चुके हैं बचपन में ही। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में जो ग्राफ होता है ना बच्चा, ये 3 मेन ग्राफ होता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम। इसी हिस्टोग्राम को आगे मॉडिफाई करके बना दिया जाता है लाइन ग्राफ, वो तुम लोग सीखोगे हायर क्लासेस में। फिलहाल बार ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। बार ग्राफ तुम लोग जानते ही हो, पढ़ चुके हो, जल्दी से एक बार उसको रिव्यू कर लेंगे। फिर पाई चार्ट और हिस्टोग्राम हम लोगों को पढ़ना है इस क्लास में। पढ़ना क्या है, पढ़ ही चुके हो तुम लोग, लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए एक अच्छा थॉरो रिवीजन हो जाएगा, कुछ कुछ नया चीज भी सीखने को मिलेगा इसमें, काफी सारा नया चीज भी मिलेगा। ठीक है, चलो बार ग्राफ क्या होता है, तो अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। देख लो विड्थ इसका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि ये वाला हम पतला बना दिए और ये वाला थोड़ा सा चौड़ा बना दिए, ये नहीं करना है। उसका विड्थ यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उसका हाइट जो है ना बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। उसका जो हाइट है वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज यानी कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कम है तो हाइट कम होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है, मान लो कि ऐसा किया गया किसी स्कूल में, ये चेक किया गया कि एकेडमिक ईयर्स में क्लास 8 में कितने कितने बच्चे थे। तो मान लो कि 2003 से 2004 में जब स्कूल नया नया था तो एकेडमिक ईयर 2003 से 2004 में स्कूल में सिर्फ 100 बच्चे थे। फिर 2004 से 2005 में कितने बच्चे हो गए, ये हो गए 200 बच्चे। फिर उसके बाद 250, फिर 300, फिर 350, यानी हर बार ऐसे करके हमको दिख रहा है। तो यहां पर ये जो बार रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2003 से 2004 सेशन को। ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है 2004 टू 2005 के सेशन को। तो बार ग्राफ समझ में आ गया तुम लोग को, कुछ दिक्कत हुआ? ठीक, अच्छा इसके बाद अगला देखो, यहाँ पे हम लोग ये तो समझ रहे बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि हम फ्रीक्वेंसी को हर बार वाई एक्सिस में ही प्रेजेंट करें, कभी तो एक्स एक्सिस में भी प्रेजेंट किया जा सकता है ना। बहुत बार तुम लोग ऐसा देखे होगे कहीं ना कहीं, बहुत तरह का रिपोर्ट आता है मैगजीन्स में, तुम लोग को कई तरह का रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल बार ग्राफ, क्योंकि इसमें बार जो है ना वर्टिकल ऊपर नीचे है। ठीक है, वर्टिकल बार ग्राफ। और इसको कौन सा ग्राफ कह देंगे बताओ? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कह देंगे। इसमें जो बार है ना वो दाएं बाएं होता है, सीधा सीधा। ठीक, इसके बाद डबल बार ग्राफ क्या होता है बच्चा? जब एक ही बार में, एक ही ग्राफ में हमको दो तरह के डेटा का कंपैरिजन कर लेना है तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि किसी एक स्टूडेंट का अगर हम बात करें, ठीक है, तो पिछला सेशन और इस सेशन, मान लो कि 2005-6 और 2006-7, ये दो सेशन में वो बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स लाया। तो मैथ्स में उसका पिछला सेशन में 30 मार्क्स था, लेकिन इस सेशन में 60 मार्क्स आया, तो मैथ्स में इंप्रूव किया है मार्क्स उसका। सोशल साइंस में पिछला सेशन 50 मार्क्स था और इस सेशन में कितना लाया वो 55 मार्क्स लाया, 55 मार्क्स लाया, तो यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव किया। ऐसे ही साइंस में थोड़ा सा इंप्रूव है। इंग्लिश में थोड़ा सा मार्क्स क्या हो गया है, कम हो गया। देखो पिछला सेशन ज्यादा था, इस सेशन में कम है। पिछला सेशन कहने का मतलब 2005-6 और इस सेशन कहने का मतलब 2006-7। और हिंदी में देखो मार्क्स सेम रहा है, तो क्या यहाँ पर दो सेशन के मार्क्स को कंपेयर कर ले रहे एक ही ग्राफ में? कर रहे ना? यस सर। इसी को कहते हैं डबल बार ग्राफ। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, लेकिन एक तुम लोग को समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखो, सर्कल ग्राफ को हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं, और ये पिक्चर लगभग तुम लोग सब बच्चा देखा है। कंपोजिशन ऑफ एयर है ना, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% में अदर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेस। तो बच्चा ये एक डेटा है इस चीज को समझाने के लिए, कंपोजिशन को समझाने के लिए, है ना, कंपोजिशन को समझाने के लिए कि किसी एक सैंपल में क्या क्या है और कितना कितना है। ठीक है, पाई चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इट इज यूज्ड टू शो द पार्ट्स ऑफ अ होल। किसी होल में उसके पार्ट्स को प्रेजेंट करने का काम पाई चार्ट करता है। जैसे पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे होल एटमॉस्फेयर में कितना पार्ट नाइट्रोजन है, कितना पार्ट ऑक्सीजन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम लोग भी तो क्लास में ऐसे कर सकते हैं कि मान लो कि किसी क्लास में बच्चे ना 3 मोड से आना जाना करते हैं। कुछ बच्चे बस से आना जाना करते हैं, कुछ बच्चे ऑटो से आना जाना कर रहे हैं, कुछ बच्चे सेल्फ मोड यूज कर रहे हैं, मतलब खुद से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अगर क्लास में कुछ बच्चे हैं तो उनको अगर हम ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मान लो बस यूजर्स का बच्चा है, ठीक है, और ये मान लो कि ऑटो यूजर्स वाले बच्चे हैं, और ये मान लो कि सेल्फ यूजर वाले बच्चे हैं। तो एक क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, किस किस मोड से यूज कर रहे हैं वो आने जाने का, उसको प्रेजेंट करने के लिए पाई चार्ट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू शो द पार्ट्स ऑफ अ होल। क्योंकि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, द टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग डे, 8 घंटा सो रहा है, 4 घंटा होमवर्क कर रहा है, 3 घंटा अदर्स काम कर रहा है, 3 घंटा खेल रहा है और स्कूल में 6 घंटा समय दे रहा है। एज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन,
किसी एक शहर में किस किस उम्र के कितने लोग हैं, तो 0 से 14 ईयर्स में 30,000 लोग हैं, 15 से 60 में 50,000 लोग हैं, और 60 ईयर से अबव कितने लोग हैं, 20,000 लोग हैं। समझ में आ गया पाई चार्ट का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है सर्कल, है ना। अब देखो हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम हम लोग ग्रुप्ड डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। ये 3 पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो क्लास बाउंड्रीज होता है, क्लास बाउंड्रीज कहने का मतलब कि क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस में ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक। और वाई एक्सिस में हमेशा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगा। देखो वाई एक्सिस में हमेशा हम लोग फ्रीक्वेंसी को ही प्लॉट करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल्स बनाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसका हाइट होगा वाई एक्सिस के अलोंग। हिस्टोग्राम का पिक्चर तुम लोग देख ही लियो शुरुआत में, ठीक है, बनाने तुम लोग को आता है। एक यहाँ पे हिस्टोग्राम बना हुआ है, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8 और उसका हाइट, ठीक है। तो पहला जो है 125 से लेके 130 सेंटीमीटर वाले एक बच्ची है जिसका हाइट 125 से लेके 130 के बीच है। फिर 130 से लेके 135 के बीच जिस बच्ची जितनी बच्चियों का हाइट है वो है 3। फिर 135 से 140 के बीच में 2 बच्ची का हाइट है। 140 टू 145 के बीच में 8 बच्ची का हाइट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? एक और वर्ड बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब रूलर नहीं होता है जो हम लोग को ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, वो एक रूलर है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। स्केल का सही मतलब होता है ना रेशियो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन विथ एक्चुअल वैल्यू। स्केल उसी को हम लोग कहते हैं। तुम लोग मैप में देखे होगे, ज्योग्राफी में स्केल देखे होगे जरूर। ऐसा कहीं लिखा हो रहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, ऐसा कुछ, या फिर 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, कहीं देखे हो स्केल लिखा हो मैप में, ज्योग्राफी के मैप में? Yes, sir. देखे हो ना? तो हम लोग हिस्टोग्राम में भी स्केल को लिखते हैं। अब स्केल का मतलब तुम लोग समझना, देखो खुद ही तुम लोग बताओ, क्या यहां से लेके यहां तक जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक बॉक्स का ग्राफ होगा ना? यस सर। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1 यूनिट। और ये कितना सेंटीमीटर गैप को समझा रहा है? देखो तो 30 to 35, 35 to 40, 0 से 5. सर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस होगा? ये होगा ऑन एक्स एक्सिस। और अगर हम वाई एक्सिस में स्केल का बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का मतलब 1 लड़की है ना, है ना? तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 गर्ल, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग को स्केल भी प्रेजेंट करना होता है, स्केल भी लिखना होता है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो स्केल तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा। ऐसे स्केल बहुत सिंपल सा चीज है, बस हमको ये बताना होता है कि 1 यूनिट का हम क्या वैल्यू लिए हैं। जैसे एक्स एक्सिस में 1 यूनिट को हम 5 सेंटीमीटर का हाइट लिए हैं, और वाई एक्सिस में 1 यूनिट का मतलब एक बच्ची का काउंटिंग लिए है, 1 गर्ल को लिए हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आ गया स्केल को लेकर के। A bar graph is drawn to the scale of 1 centimeter equals to k unit. 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर के लेंथ को k यूनिट्स मान के चले। The length of the bar representing a quantity 405 units is 5.4. जो एक्चुअली 405 यूनिट है उसका बार ग्राफ में लेंथ कितना दिख रहा है? 5.4 सेंटीमीटर। हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है। देखो 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना यूनिट हो रहा है? k यूनिट्स हो रहा है ना। तो 5.4 सेंटीमीटर का यूनिट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 405 यूनिट्स। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहे हैं हम? 1 सेंटीमीटर क्या है? k यूनिट्स है, तो 5.4 सेंटीमीटर क्या है? 405 यूनिट्स। ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन है बच्चा,
क्योंकि जैसे ही सेंटीमीटर्स बढ़ेगा वैसे ही यूनिट्स भी क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, है ना। बार ग्राफ में 2 पॉइंट जितना दूर होगा एक्चुअली में उसका डिफरेंस भी उतना ज्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग बना सकते हैं आराम से, 1/k = 5.4/405। चलो जल्दी बताओ k का वैल्यू कितना होगा, 405/5.4। आंसर 75. कितना होगा, 70, कितना होगा, 75. 25. कर लिए कैलकुलेशन की, बस सुन करके बोल दे रहे हो तुम लोग। Yes, sir. 0.4 आ रहा है। ठीक, 75। तो k का वैल्यू क्या हो गया, 75। मतलब हो गया, स्केल इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका स्केल को लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। यूनिट्स, सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स, के यूनिट्स लिखा हुआ है, अगर सेंटीमीटर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा फिर तो। सॉरी सर। द रेंज ऑफ डेटा, एक डेटा दिया हुआ है, फटाफट बताना जल्दी से, क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 9 है, 8 है, 4 है, 3 2 1 6। देख पाएगा। रेंज मतलब लोएस्ट से लेके आइए। हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, रेंज 14. 14 है। द फॉलोइंग डेटा 2 5 15 25 20 ऐसा डेटा दिया हुआ है, is grouped in the class 0 to 5 5 to 10 10 to 15। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 20 से 25। तो 20 से 25 में देखो यहाँ पे ये कैसा डेटा है, एक्सक्लूसिव सीरीज है या इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव है सर, आपको बताए थे ना, यस सर। 5 दोनों में आ रहा है तो एक्सक्लूसिव आ रहा है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देना है। तो 20 to 25 में हम 25 को एक्सक्लूड करके चलेंगे, यानी 20 काउंट करेंगे, 21 22 23 24। गिनो कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 3। इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि एक ऐसा सीरीज है एक्सक्लूसिव है। द फोर्थ क्लास इंटरवल फॉर द ग्रुप कितना, हुज फर्स्ट एंड सेकंड क्लास 10 से 15 15 से 20। पहला है 10 to 15, फिर है 15 to 20, तो इसका फोर्थ बताओ। Sir, 20 to 25. 25. 20 to 25, यस सर। वो थर्ड होगा कि फोर्थ होगा, सर थर्ड होगा। तो फोर्थ पूछ रहा है ना। सर Sir, 25 to 30. हाँ 25 to 30। इन द क्लास इंटरवल 250 से 275, 250 को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम लोग लोअर लिमिट, ठीक है। और 275 को क्या बोल देंगे, Upper limit. अपर लिमिट, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स, कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Frequency. उसको बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो, द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम, क्या बताता है हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल बनता है उसका हाइट, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल का हाइट क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है ना बच्चा। जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना लंबा उसका बार रहेगा, ऊपर तक रहेगा रेक्टेंगल, लंबा सा रेक्टेंगल रहेगा। और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना छोटा रेक्टेंगल बनेगा। चलो, अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स, होल और उसके पार्ट्स का Sir, pie chart. पाई चार्ट, बहुत ही बढ़िया। एक पाई चार्ट में सर्कल का जो सेंटर बनता है उसमें टोटल एंगल कितना होता है बच्चा, 360 degree. बहुत ही बढ़िया। द रेंज ऑफ द डेटा 30 61 55 56 60 20 26 46 28 56, क्या है रेंज इसका, सबसे छोटा 20 और सबसे ज्यादा 60, नहीं 60 नहीं, 61, sir. 61 सॉरी, हाँ 61। तो क्या हो गया फिर, 41 हो गया। आ गया क्लियर। अ ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, एक ही बार में दो डेटा को प्रेजेंट जो कर सके, सर हिस्टोग्राम। डबल बार ग्राफ। Double bar. हिस्टोग्राम में कहाँ दो डेटा पता चलता है बच्चा,
वो तो ग्रुप डेटा को रिप्रेजेंट करता है ना। यस सर। चलो, है ना, दो डेटा, टू सेट ऑफ डेटा को एक साथ जो दिखा सके। फिर इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 10। द लोअर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास का लोअर लिमिट बताओ। 40। हाँ 40। पक्का? सर गैस तो कर रहे हैं सर। गैस नहीं करना है, बनाना है, गैस नहीं करना है, रैंडम गैसिंग थोड़ी चल रहा है। 30। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा 20 to 30 और फोर्थ क्या हो अच्छा, जाएगा? 30 30 to 40। 30 to 40। उसका लोअर लिमिट 30 हो जाएगा। अपर लिमिट इसका बताओ। 85। पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर डैश टू अ होल। पाई चार्ट क्या कंपेयर करता है? सर क्वांटिटी को। अभी नहीं बताए थे, जस्ट देखो, है ना, होल एंड इट्स पार्ट्स लिखा हुआ है ना, होल एंड इट्स पार्ट्स। फिर द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं? रेंज। क्या रेंज? रेंज गधा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस को क्या कहते हैं? Class 5. क्लास साइज कहते हैं। is called the class size, is called the size of the class interval। रेंज तो होता है पूरे डेटा का सबसे लोअर लिमिट और सबसे लोअर वैल्यू और सबसे अपर वैल्यू पूरे डेटा का। हाँ, इन अ हिस्टोग्राम डैश आर ड्रॉन विथ विड्थ इक्वल टू क्लास इंटरवल विदाउट लीविंग एनी गैप इन बिटवीन। क्या बनाते हैं हम लोग हिस्टोग्राम में? रेक्टेंगल्स, है ना, बार्स भी हो सकता है, बार्स भी हो सकता है। आर ड्रॉन विथ विड्थ इक्वल टू अ क्लास इंटरवल। चलो, व्हेन अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, जब बहुत सारा ऑब्जर्वेशन रहेगा तो ऑब्जर्वेशन को यूजुअली हम लोग ग्रुप्स में लिखते हैं जिसका विड्थ इक्वल होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रीड इट एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। एक देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल लिखा हुआ है 10 to 20, 20। तुम लोग बताओ तो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है, ठीक है। एक्सक्लूसिव डेटा है ना ये, यस सर। ठीक है। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल? 20। 20। अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल? 60। थर्ड क्लास का फ्रीक्वेंसी? 4। कौन से इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 10 है? 20 to 30। 30 to 40. विच इंटरवल हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? 30 to 40। 30 to 40। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट, Yes. the below histogram shows the number of literate females in the age group of 10 to 40 years in a town. Write the classes assuming all classes are of equal width. चलो, क्लासेस बताओ क्या क्या है? टेन टू 40 ईयर्स का बात किया जा रहा है, मैक्सिमम 40 और मिनिमम 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 10 और यहाँ क्या हो जाएगा? 40। और अब देखो कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है, और कितना गैप है? 30 का गैप है। तो 6 पार्ट्स है, 30 का गैप है, तो हर एक कितना का हो गया? 5 का हो गया, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। समझ पाए क्या किए हम? यस सर। 30, 35 और हो गया 40। क्योंकि कह रहा था 10 to 40, तो मिनिमम हम 10 ले लिए, मैक्सिमम कितना ले लिए? 40 ले लिए बच्चा। कितना का डिफरेंस हो गया? 30 का डिफरेंस हो गया 10 to 40 में। और हमको 6 बार दिख रहा था, तो हर एक में कितना कितना का विड्थ होना चाहिए? 5-5 का होना चाहिए, है ना। इक्वल विड्थ पूछ देगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 का। 5.
चलो, व्हाट इज द क्लास विड्थ पूछ ही दिया, देखो पूछ दिया, कितना हो जाएगा 5। इन विच एज ग्रुप आर द लिटरेट फीमेल द लीस्ट, सबसे कम किसमें लिटरेट है? 10 टू 15, बहुत ही बढ़िया। और हाईएस्ट किसमें है? 15 to 20, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है द वेट इन किलोग्राम ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर दिस 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 दिस, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग वन क्लास इंटरवल एज 30 to 35, जिसमें 35 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो एक इसमें कह दिया है कि 30 to 35 होना चाहिए, ठीक, और जिसमें 35 इंक्लूडेड ना हो। तो जब अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो कैसा सीरीज कहलाता है वो, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव। अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो एक्सक्लूड कर देते हैं ना, तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। अब जब अपर लिमिट को इंक्लूड कर देंगे तो इंक्लूसिव सीरीज कह देंगे। तो सबसे पहला तुम लोग को बता देना है कि क्लास इंटरवल क्या क्या लेना होगा हम लोग को। बताओ, सबसे छोटा वैल्यू क्या है पूरे ऑब्जर्वेशन में? 30, 26। यहाँ 26 हमको दिख रहा है। ये सर सबसे छोटा। और सबसे हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है? 43 है, 46 है, सर 46 ही है। हाँ 46, यहाँ भी है, यहाँ भी है 46 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट हो गया 26, सबसे हाईएस्ट हो गया 46, 26 हो गया, 46 हो गया, ठीक है, जिसमें कि एक होना चाहिए 30 to 35। तो हमको लग रहा है कि अगर हम क्लास इंटरवल को ऐसा ले लें कि 25 to 30, फिर 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50, तो क्या सही रहेगा? क्लास इंटरवल ऐसा ऐसा ले लेना। क्या 25 से कम है डेटा में? 25 से कम कुछ है वेट? नहीं है, नो सर। तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल। सर ओनली इवन नंबर ही में होता है क्या? इवन नंबर ही रहता है मतलब? सर मतलब 25 to 30। तो इसमें इवन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट आ गया? सर इवन है मतलब 5 ही का गैप रहेगा सर। देखो ना, कह तो रहा है क्लास इंटरवल 30 to 35 होना चाहिए, तो इसीलिए 5 का ही गैप लेंगे और गैप हमेशा इक्वल लेंगे। सर कोई नेसेसरी तो नहीं है सर 5 ही का गैप लेंगे एकदम? नहीं नेसेसरी है क्वेश्चन में। सर मतलब क्वेश्चन दिया वैसे टाइप का तो। हाँ, और नहीं दिया रहेगा तो कोई भी गैप ले सकते हैं हम, लेकिन जनरली इवन ऑड का क्या कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, हम समझ नहीं पाए तुम लोग का बात को। इवन ऑड का कोई इवन नहीं, वो कह रहा है कि सर यूनिफॉर्म लेना जरूरी है, ये पूछना चाह रहा है वो, इवन नहीं बोल रहा है। वही सर। हाँ, यूनिफॉर्म लेना जरूरी होता है बच्चा, तभी ना तुम बना पाओगे रेक्टेंगल इक्वल विड्थ का, ठीक है। चलो, कौन से क्लास का सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी है? तो फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। यहाँ पर जल्दी से तुम लोग काउंट करके हमको बता दो कि 25 to 30 में कितने हैं। हम रेड से टिक करते चले जाएंगे एक एक करके। 25 to 30 में हम 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से हमको एक ये दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, सही है? 2, ठीक। 30 to 35 में 35 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 हो गया, 7। 35 to 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। 40 to 45, इसमें 1, 2, 3, 4, नहीं ये नहीं आएगा, 4 हो गया, फिर 5, 6, 7, ये लिए 7, और 45 to 50 में ये हो गया 1, उसके बाद 2, 3 हो गया। फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। फिर हम लोग को बनाना है हिस्टोग्राम। चलो तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं। 1 मिनट,
देखो बच्चा, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग एक लाइन ऐसा बनाएंगे, इसको क्या कह देते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, ठीक है। और एक लाइन कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। तो लोग बना लोगे ना रूलर से, यस ठीक है। बना ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक। अब समझना, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 2 और मैक्सिमम है 11। तो 2 से लेके 11 तक का मार्किंग इसमें होना चाहिए। तो 1 से लेकर के 11 तक का मार्किंग कर देते हैं हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट मार्किंग कर दे रहे हैं। ये मान लो ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इसको ऐसे लिखते हैं F REQUENCY, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर में एरो दे देना, एरो इस साइड भी दे देना। फिर इसके बाद बच्चा हमारा क्लास इंटरवल शुरू है 25 से और जा रहा है 50 तक, 25 से लेके 50 तक, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करो, हमको मार्किंग कहाँ से करना है, 25 से लेके 50 तक। तो क्या 0 से लेके 25 तक कुछ भी डेटा है दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 25 से शुरू करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 30। फिर यहाँ क्या लिख लिया, 35 40, है ना, 25 30 35 40 और 45 लिख दो। 35 30 और ये हो गया 25। चलो अब गौर करना एक बात, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो शुरुआत वाला गैप है ना, इसमें 25 तक पूरा एडजस्टेड है और उसके बाद सिर्फ 5 है। देखो एक यूनिट में 5 का गैप नहीं और यहाँ पर एक यूनिट में 25 का गैप हो गया। तो यहाँ पर अनइवन है एक्चुअली, मतलब शुरुआत वाले में ना ज्यादा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग किंक यूज करते हैं, तुम लोग को बताए थे किंक के बारे में। किंक यूज करते हैं, लाइन को ऐसे थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ठीक। वो सिंबलाइज करता है कि 0 से लेकर 25 तक को सबको उसके अंदर ही रखा गया है क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। और हम लोग को फिर 25 से लेकर 30 तक, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 का हम लोग को ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेना है। तो देखो फटाफट हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रेक्टेंगल बनाना हम लोग को। तो बताओ कि 25 to 30 वाला फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा, ये है 2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 से लेके 30 तक वाले में हम जो रेक्टेंगल बनाएंगे कितना का बनाएंगे, 2 का बनाएंगे। बन गया। उसके बाद अगला का कितना है, अगला का फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा, 7, है ना। तो यहां पर इसका जो रेक्टेंगल बनेगा वो कहां तक जाएगा, हो जाएगा 7 तक। आया बात समझ में, क्या बोले। उसके बाद फिर अगला क्या है, अगला का 11 है ना, तो ये है 11। तो इसका बार ले जाओ तुम लोग 11 तक, 9 10 11 तक ले गए हम लोग बार को, बन गया। फिर अगला क्या है, अगला है 7 तक। नेक्स्ट है 7, 40 to 45 का है 7। तो 40 to 45 तक ले जाओ, 7 7 7 यहां पर है। आ गया समझ में। यस सर। अच्छा फिर 50 भी था क्या, हाँ 45 to 50 तक था ना, जिसका है 3। तो इसका ले लो 3 तक, 1 2 3। देखो हाइट के हिसाब से हम ले रहे हैं, बन गया हिस्टोग्राम। यस। अच्छा अब तुम लोग एक, अगर इसको और तुम लोग को थोड़ा सुंदर बनाना है ना, तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी भी लिख दो, इसको लिख दो 2। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 है ना, इसका फ्रीक्वेंसी को लिख दो 7। इसका कितना फ्रीक्वेंसी, 11। 11 है ना, तो लिख दो 11।
इसमें कितना है 7 है ना, तो लिख दो 7, और इसका कितना है 3, लिख दो 3। ठीक हो गया, क्लियर। बाकी अपना शेड कर लेना अपने हिसाब से, पेंसिल शेडिंग कर लेना, सुंदर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया हिस्टोग्राम बनाना तुम लोग को। यस सर। और ये जो चीज बनेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ना, इसको तुम लोग एक टेबल में बनाना, सुंदर सा ऐसा टेबल बनाना, उसमें एक अलग लाइन दे देना क्लास इंटरवल का, एक अलग लाइन दे देना फ्रीक्वेंसी का, इस तरीके से सेपरेट कर देना और फिर हो जाएगा। आगे समझ में, हिस्टोग्राम बन गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स इफ द टोटल स्पेंडिंग इज 10 करोड़। अगर 10 करोड़ खर्च हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, तो हाउ मच मनी वाज स्पेंड ऑन रोड्स, रोड्स में कितना खर्च हो रहा है बताना है। तो रोड में 10% खर्च हो रहा है ना पूरे का, देखो 10% पूरे का, तो 10 करोड़ का 10% कितना हो जाता है बच्चा, 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया, नहीं समझ में आया ये। बताओ, देखो पूरा परसेंटेज है 45 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 10, पूरा ओवरऑल 100% हो गया। अगर 100% जो है ना वो 10 करोड़ है, टोटल स्पेंडिंग 10 करोड़ है, मतलब 100% है 10 करोड़, तो 10% कितना होगा, 10% मतलब होता है 1/10, जो कि 1 करोड़ हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन कंपेयर्ड टू द अमाउंट स्पेंड ऑन रोड्स। एजुकेशन में जो खर्च हो रहा है वो रोड्स के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है, कितना गुना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एजुकेशन में देखो ना कितना टाइम्स है, 2.5 टाइम्स है कि नहीं रोड्स का, क्योंकि रोड्स का तो 10 है, उसका 2.5% है ना एजुकेशन, 2.5 टाइम्स है ना एजुकेशन, तभी ना 25% हुआ। समझ पाए तुम लोग। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक तरीका देख लो, क्या करो, जो एजुकेशन का दिया हुआ है 25, उसको रोड वाले से डिवाइड कर दो, 25/10 कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन बोथ रोड्स एंड पब्लिक वेलफेयर टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ में, तो पब्लिक वेलफेयर है 20% और रोड्स है 10%, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 30%। कितने में से, पूरे 100% में से, है ना, तो कितना हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया 3/10 आंसर। क्लियर हो रहा है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोग को याद है, उसमें था ना पिछले वाले में हम लोग जो पढ़े थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पाई चार्ट का केस स्टडी क्वेश्चन था।